तो भाजपा वर्सेस कांग्रेस, किसके साथ केदारनाथ? कांग्रेस बीजेपी ने अपने पुराने नेताओं पर ही दांव लगाया। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पुराने चेहरों को सामने लेकर आए। नए चेहरों को आगे लाकर रिस्क लेने की बजाय दोनों पार्टियों ने पुराने कार्यकर्ताओं पर ही भरोसा जताया। केदारनाथ सीट से विधायक रह चुके हैं कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज रावत। मनोज रावत पत्रकारिता से राजनीति में आए। 2017 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, केदारनाथ सीट से विधायक बने। वहीं आशा नोटियाल, जो बीजेपी का चेहरा है, 2 बार केदारनाथ से विधायक रह चुकी हैं। भाजपा के टिकट पर आशा नोटियाल 2002, 2007 में लगातार चुनाव जीती। 2012 में भी बीजेपी ने इन्हें टिकट दिया, लेकिन वो चुनाव हार गई। मगर केदारनाथ में नामांकन के साथ ही बीजेपी में कलह भी सतह पर आ गई। टिकट की उम्मीद लगाए बैठी शीला रानी रावत की बेटी, यानी दिवंगत, जिनका निधन हुआ और उन्हीं के निधन के बाद यह सीट खाली हुई और उस सीट पर चुनाव होना है, लेकिन बेटी को टिकट नहीं मिला। ऐश्वर्या रावत, उन्होंने अपने फोन पर एक स्टेटस लगाया जिसमें वो अपनी नाराजगी का खुलकर इजहार कर रही है, और नाराजगी भी ऐसी जो भाजपा के लिए मुसीबत और चुनौती बन सकती है। तो 20 नवंबर से पहले केदारनाथ सीट पर जब मतदान होगा, उससे पहले बहुत कुछ घटेगा, यह तय है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि दिग्गजों के साथ नामांकन तो हो गया दोनों ही दलों का, लेकिन किसकी रणनीति में कितना दम, आज उसे ही तोलेंगे। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। तो कांग्रेस से मनोज रावत और बीजेपी से आशा नोटियाल चुनावी रण में उतर गए हैं। बीजेपी कांग्रेस ने अपने अपने पत्ते खोल दिए हैं। केदारनाथ का चुनाव अब बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। चुनावी मैदान में बीजेपी ने पूर्व विधायक आशा नोटियाल को रण में उतार दिया है। बाकायदा नामांकन भरते हुए शक्ति प्रदर्शन भी हुआ। ऐसे में बीजेपी को आशा से बहुत आस है कि वो उपचुनाव में जीत हासिल कर पार्टी को जीत की पटरी पर लाने का काम करेंगी, जबकि कांग्रेस को केदारनाथ उपचुनाव में मनोज रावत से बद्रीनाथ उपचुनाव जैसे करिश्मे की उम्मीद है। केदारनाथ का चुनावी दंगल रोचक इसलिए भी हो गया है क्योंकि यहाँ पर अब लड़ाई कांग्रेस बनाम मुख्यमंत्री के बीच हो गई है, यानी कांग्रेस वर्सेस सीएम धामी। विपक्ष मुख्यमंत्री के चुनावी तंत्र के खिलाफ अपनी रणनीति बनाने का दावा कर रहा है, जबकि बीजेपी ने तो अपने नेताओं और मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों की फौज केदारनाथ में खड़ी कर दी है। ऐसे में कांग्रेस का दावा है ये चुनाव बीजेपी के साथ नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ने का काम कांग्रेस कर रही है। 1 साल से तैर रहे हैं। ये चुनाव कांग्रेस के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का नहीं है। ये चुनाव कांग्रेस के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की कुनीतियों के साथ है लड़ा जा रहा है। बुराड़ी के स्लम में बाबा हिमालय में हिम के बीच रहने वाले बाबा को झुग्गी झोपड़ियों और स्लम में स्थापित करने की कोशिश करी। केदारियों का स्वाभिमान बहुत ऊंचा है। केदारी इस स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को 20 तारीख के चुनाव में जैसे आज 0 जोन घोषित कर दिया, 0 घोषित करेंगे। सरकार ने कुछ नहीं किया और सरकार बुरी तरह से नाकाम है। बुराड़ी में मंदिर बनाने चले थे और मुख्यमंत्री खुद उद्घाटन करने गए। पंच केदार आपने और हमने सबने बचपन से सुना, छठा केदार बना रहे हैं। जो बाबा -डिग्री में रहते उनको 40 डिग्री टेम्परेचर में रखने की कोशिश हो रही थी। तो केदारनाथ के लोग नाराज हैं। अस्पताल में डॉक्टर और दवाइयां नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, सड़कें टूटी हैं, इसलिए लोगों में बहुत नाराजी और हम सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि मनोज रावत जी इस चुनाव को जीतेंगे।
तो किसकी रणनीति में कितना दम, आज इसे ही समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। शांति प्रसाद भट्ट हैं, कांग्रेस के चेहरे हमारे साथ। विनोद सुयाल साहब हैं, बीजेपी के चेहरे हमारे साथ। और साथ ही नीरज कोहली जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विनोद सुयाल साहब जी, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। तो पुराने चेहरे पर ही दाव लगाया आपने। सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, जो इंडिया वॉइस मित्र परिवार बैठे के हैं उनको भी शुभकामनाएं। जी। और निश्चित रूप से केदारनाथ का चुनाव प्रारंभ हो चुका है और हमने बहुत ही कर्मठ और जिनका की जनता के बीच में बड़ा अच्छा जनाधार है, ऐसी श्रीमती आशा नोटियाल जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। 2 बार वो वहां पर विधायक रह चुकी हैं। नहीं, कर्मठ और भी तो कार्यकर्ता थे। निश्चित रूप से चयन की एक प्रक्रिया है, उसके मानक है और उन्हीं मानकों के आधार पर लेकिन विनोद सुयाल साहब, लेकिन केदारनाथ ये वो सीट जहां प्रतिष्ठा का सवाल है। बीजेपी के साथ क्या केदारनाथ में कोई खेल होने वाला है? देखिए ऐसा है, मैं 1 मिनट सुयाल साहब, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। दिखाइए। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा, जो केदारनाथ सीट पर एक मुख्य दावेदार ऐश्वर्या रावत, उन्होंने अपने फोन पर एक स्टेटस लगाया है और अगर हम उसे दिखा पाए, प्लीज विनोद सुयाल साहब को वो स्टेटस दिखाइए फुल फ्रेम। जी। आदरणीय मोदी जी, आपने तो कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहां चल रहा है बेटी निपटाओ। बकायदा वो शीला रानी रावत के साथ तस्वीर भी साझा कर रही हैं। मां, मैं आपकी तरह षड्यंत्रकारियों के चक्रव्यूह में नहीं भेद पाई, चक्रव्यूह को नहीं भेद पाई। वो बता रही हैं, मुझे माफ करना आदरणीय मोदी जी, आपने तो कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहां चल रहा है बेटी निपटाओ। मां, मैं आपकी तरह षड्यंत्रकारियों के चक्रव्यूह को नहीं भेज सकी। प्लीज जरा, क्योंकि वो अपनी माता के साथ, वो दिवंगत शीला रानी रावत जी के साथ अपनी तस्वीर को साझा करते हुए स्टेटस पर लिख रही हैं। तो विनोद सुयाल साहब, ये षड्यंत्रकारी कौन है आपकी पार्टी में? आप हंस रहे? वो षड्यंत्रकारी वो मोदी जी का नाम लिख के बोल रही हैं। वो कह रहे हैं कि षड्यंत्रकारी आपकी पार्टी में जिन्होंने निपटा दिया। एक तरफा बौछार मत करिए मान्यवर, जरा मुझे भी बोलने दीजिए। सर, मैं एक तरफा क्यों? वो मेरे कहने पे थोड़ी ना लिखा उन्होंने। आप ऐसे नाराज हो रहे हो विनोद जी? मैं नाराज नहीं हो रहा हूं, मैं केवल आपकी बात पर प्रतिक्रिया कर रहा हूं। जी बोलिए सर। आपने मुझे बिठा रखा है तो प्रतिक्रिया तो करनी ही पड़ेगी। बोलिए ना सर। मेरा ऐसा कहना है कि बहन शीला रानी रावत जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और उनको निश्चित रूप से विधायक बनाने में अहम भूमिका बनाई, और तब मोदी जी का भी योगदान था और तब पुष्कर सिंह धामी जी और भारतीय जनता पार्टी के ग्रासरूट कार्यकर्ताओं का भी योगदान था। माननीय विनोद सुयाल जी, आपने उनके ऊपर एहसान नहीं किया था जी। आप उन्हें अपनी पार्टी में लेकर आए और आपने उस शर्त पर उनको टिकट दिया। तो सुन लीजिए मान्यवर जी, अब जबकि उस समय आशा नोटियाल जी भी, आपने उस बगावत का एहसान चुकाया था और कुछ नहीं। तो लीजिए, बगावत का कोई एहसान नहीं चुकाया। वो भी दावेदार थी और पूर्व विधायक थी, लेकिन उनको कहा था कि आप इनका काम करिए और उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ उनका काम किया और शीला रानी जी विधायक बनी। ऐश्वर्या रावत के साथ धोखा हो गया? देखिए, ऐसा धोखा वाला कोई विषय नहीं है। ऐश्वर्या रावत जी अभी काफी उनके लिए काफी राजनीतिक क्षेत्र में काफी ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें वो काम कर सकती हैं। तो मेरी उनको सलाह भी है और मेरे उनको सुझाव भी है कि उन्हें इन सब चीजों से ज्यादा निराश नहीं होना चाहिए। नहीं, आप सलाह देकर क्या करेंगे? अगर वो अपनी नाराजगी का इजहार कर रही हैं तो इसका मतलब शीला रानी रावत के भी अपने समर्थक होंगे। अगर वो नाराज हुए तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि बद्रीनाथ दोहरा दिया जाए, फिर क्या करेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि जनता जनार्दन निर्णय करती है और हम जनता की अदालत में है, और हम मोदी जी के 10 वर्षों का कामकाज और धामी जी का और हमारी सरकार का जो कामकाज है उसको लेकर जनता तो के फिर ऐश्वर्या रावत किससे षड्यंत्रकारी बोल रही हैं, वो तो बता दीजिए। अब
अब आवेश में आकर उन्होंने कोई बात, अच्छा, आवेश में आके कोई कह दी हो, वो चक्रव्यूह कह रही है तो कि मैं भेद नहीं पाई षड्यंत्रकारियों का। चलिए कई बार प्रतिक्रिया आ जाती है, लेकिन मेरी उनको सलाह है कि अभी उनके राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सारे काम कर रहे हैं और उनसे बातचीत कर ली जाएगी और बातचीत हो भी जाएगी। ऐसा कोई शांति प्रसाद भट्ट जी नहीं है, वो ये कह रहे हैं हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे, मैनेज करना हो मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप, हम उनसे बातचीत करेंगे। हाँ, मतलब वही होता है बातचीत करना, मैनेज करना, मतलब नहीं, मैंने शब्द अलग प्रयोग है और बातचीत अलग विषय है। अच्छा, मैनेज करना अलग होता है जी, मैनेज तो कांग्रेस वाले करते हो। अच्छा, कांग्रेस वाले करते हैं, ठीक ठीक। मैं एक बात, शांति प्रसाद जी का ऑडियो प्लीज। शांति जी, आपका शायद म्यूट अनम्यूट का चक्कर है। जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है शांति प्रसाद जी। मैं एक बात जानना चाह रहा था, आपने भी मनोज रावत जी पर ही दाव खेला। आपके नेता यहां पर डिबेट में बैठ के कह रहे थे, अरे तिलक चावला तुम्हें क्या मालूम, ऐसे पत्ते खोलेंगे कि चक्कर खा जाओगे। मैंने कहा क्यों, इनका एक्सपोर्ट कर रहे हो क्या? कह रहे कि अरे रहने तो दो संपर्क में है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा जब वीटो लगेगी ना ऊपर से, ना दाएं ना बाएं, वीटो लग गई, आ गए मनोज रावत जी फिर से। बोलिए अब। तिलक जी, मैं शुरू से जिस विदेश में रहा हूं, मैंने कम से कम ये बात नहीं कही है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मनोज रावत के रूप में एक सशक्त भू कानून की आवाज को टिकट दिया है। भट्ट जी, आपकी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता गरिमा जी ने कहा, आपके प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी जी ने कहा, मैं हवा में कोई बात नहीं कहता, उसका आधार होगा। टिकट हो गया है, उस बात पे न जाइए, तो टिकट हो गया है। आज हमारी सारी लीडरशिप यूनाइट थी, एक साथ खड़ी सबको दिखी है। और जिस तरह से बहन ऐश्वर्या का ट्वीट आया, स्टेटस आया है, और दिवंगत सेना दीदी जो टिहरी की बेटी थी, केदारनाथ की बहू थी, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह उनके साथ कुठाराघात किया है, जिस तरह से उनको अपमानित किया है, तो शैला दीदी की आत्मा भी मनोज भाई को आशीर्वाद दे रही होगी कि भाई इससे अच्छा तो कोई चुनाव जीते। इन भाजपा ये धोखेबाज लोग हैं, ये सब किससे धोखा कर रहे हैं कुछ पता नहीं है। अभी उनको टिकट दे देते तो आप अभी शोर मचाने लगते परिवारवाद का। शांति प्रसाद जी, आज इतनी सहानुभूति दिखा रहे हो, वो टिकट दे देते और यहाँ आप कहते देखो परिवारवाद है। आपके साथ सालिम का आज की लड़की है, आप सालिम का की बात करें, मुझे भी बोलना पड़ेगा। मैं चाहता नहीं हूँ क्योंकि मैं मुझे ऐसा दीपावली से बोलना पड़े कि जो कांग्रेसों की पोल खोलने के लिए पर्याप्त है मेरे पास है, इसलिए आप अपने सब्जेक्ट को जनता जनार्दन पार्टी, जनता की अदालत पे है, जनता के बीच में है, जनता को निर्णय करना है। हिम्मत है तो वहाँ अपनी ताकत दिखाओ और अनावश्यक प्रतिक्रिया मत करो, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। जिस तरह से आप टिप्पणी कर रहे हैं, आप एक अच्छी भाषा का प्रयोग करो, है ना। आप इतना मत होइए। गुस्सा मत होइए। पार्टी ने उन्हें विधायक बनाया था, ये बात ध्यान रखिए। नहीं किया मैंने भाई, कोई ऐसा नहीं किया। हाँ, भारतीय आपने हरीश रावत की कार्यप्रणाली से कुछ होगा, आपने उन्हें इनाम दिया। साहब एक मिनट रुकिए ना, साहब प्लीज। दलदल में डूबे हुए हैं ये सरकार। सुयाल साहब रुकिए ना एक मिनट। शांति जी प्लीज, शांति जी। अभी केदारनाथ पर रहिए। भारतीय जनता पार्टी ने उनको विधायक बनाया था, ये भारतीय जनता पार्टी। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, थोड़ा फैक्ट क्लियर कर देते हैं। नहीं सकते ये कहकर, कोई ऐसा नहीं किया भाई, कोई ऐसा नहीं किया। शांति जी का ऑडियो रहेगा अभी, सुयाल साहब का ऑडियो। एक मिनट सिर्फ शांति जी का ऑडियो रहेगा। सुयाल साहब, पहली बात, आप बार बार ये कोट कर रहे हैं कि हमने विधायक बनाया, हमने विधायक बनाया, हमने विधायक बनाया। पहली बात, लोकतंत्र में जनता विधायक चुनती है। दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात, भाई जो वो बगावत हुई जिसमें से 10 विधायक टूट के गए और जिन्होंने वो बस में बैठकर, वॉल्वो बस में बैठ के ऐसे किया था विन, और आगे जो तो मैं आपकी बात कहना, मैं आपकी बता रहा हूं, उनमें से आपने 10 में से 10 नहीं 11 हो गए थे, उनमें से आपने सबको टिकट दिया, पिता और पुत्र को भी टिकट दिया। रात को आए, दिन में आपने टिकट दिया, पिता को भी और पुत्र को भी, है ना सुयाल साहब? आप लोगों ने एहसान नहीं किया था। जनता ने कुछ को चुना, कुछ को नहीं चुना। 5 साल तक दे तो भारतीय जनता पार्टी शांति प्रसाद जी रहेंगे अभी, और फिर नीरज जी रहेंगे। अभी ऑडियो रहेगा नीचे। सुयाल साहब आऊंगा आपके पास, डिबेट को डिटेल मत करिए, इनके पास नेता है, डिबेट को डिटेल मत करिए सर प्लीज। शांति प्रसाद जी, वो जो नामांकन हुआ उसमें मैं कई चेहरे देख रहा था, हो सकता है मैंने देखा ना हो,
लेकिन जिनकी वीटो लगी वो वहां पे थे नहीं, समझ रहे हैं ना? नाम बताइए। अच्छा नाम बताओ। माननीय हरीश रावत जी थे आज नामांकन में थे। थे। अच्छा हो सकता है मैंने देखा ना हो। ठीक, मैं नाम गिना देता हूँ आपको कौन कौन नामांकन में थे। तो मतलब मान गए ना वीटो उन्हीं की लगी थी, मैं इसलिए सवाल कर रहा था। नहीं, वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, क्यों नहीं उनकी वीटो जानते हो आप शांति प्रसाद जी इधर उधर मत देखो, मैं सब जानते हैं हम, है ना? आपको भी मालूम है, तो सीधा बोलो कि हाँ उनकी वीटो थी, बात खत्म हुई। हमारे यहाँ वीटो शब्द नहीं होता है, सबकी राय मशवरा होती है, फिर हाईकमान इस पर मोहर लगाता है। हरीश रावत जी हमारे कद्दावर नेता है, अनुभवी नेता है इस प्रदेश के। तो उन्हीं के कहने पे तो टिकट मिला ना। अकेला उन्हीं का नहीं है, दिलीप कोटवाल जी का है, करण मेहरा का है, प्रीतम सिंह जी का है, यशपाल आर्य जी का है, युवन कापड़ी जी का है, विक्रम सिंह नेगी जी का है, शांति शांति, एक मिनट, थोड़ी सी शांति बढ़ती है। आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं उत्तराखंड कांग्रेस को, है ना? जिंदाबाद सबके लगाते, कौन किसका चहीता है और किसके कहने पर किसको टिकट मिला आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, क्यों उस बहस में फंसे नहीं। अब ये बताइए कि आपके पास तोड़ क्या है इस रणनीति का जो बीजेपी ने रणनीति का ताना बना बोला। फिर मैं नीरज जी के पास जाऊं। बीजेपी के पास कोई रणनीति नहीं है। इस समय संपूर्ण उत्तराखंड की जनता उत्तेजित है सशक्त भू कानून और मूल निवास के लिए, और मनोज रावत ही वो चेहरा है जिन्होंने 6 अक्टूबर 2018 को जब त्रिवेंद्र रावत सरकार भू कानून के ठीक, ओके मैं समझ गया। नीरज जी रहेंगे, अब नीरज जी का ऑडियो रहेगा, सबका ऑडियो नीचे। अब नीरज जी किस तरह से देखा जाए, अब पत्ते खुल गए दोनों तरफ से, कांग्रेस के भी और बीजेपी के भी, किस तरह देखा जाए मुकाबला? भाई उम्मीदवार दोनों तरफ से घोषित हो गए हैं, मुकाबला आमने सामने का नजर आ रहा है। लेकिन 2022 जो मुख्य विधानसभा चुनाव था, अगर उसकी बात करें तो वहां पर कांग्रेस की स्थिति थोड़ी खराब थी, क्योंकि बीजेपी नंबर 1 पे रही थी और नंबर 2 पे कुलदीप सिंह रावत और नंबर 3 पे कांग्रेस पार्टी रही थी। अच्छे खासे मार्जिन से बीजेपी ने सीट जीती थी, लेकिन वो उस समय उनकी उम्मीदवार थी दिवंगत शैला रानी रावत। अब शैला रानी रावत की जगह आशा नोटियाल जी आ गई है, लेकिन अभी तक अगर मन करे तो प्लीज उस ग्राफिक्स को चलाइएगा जी। अभी तक की परिपाटी उत्तराखंड में आपने देखा होगा कि उपचुनाव में ज्यादातर ये रही है कि जो माननीय सदस्य विधानसभा के जिनका निधन हो जाता है उसके बाद सीट रिक्त होती है, उसमें अधिकांश जो है उनके आश्रित जो परिवार के लोगों को जो है उम्मीदवार बनाया जाता है। लेकिन यहाँ बीजेपी ने काफी मंथन के बाद अलग कार्ड खेला है। उन्होंने उनकी बेटी पर दाव न खेल के एक बार फिर अपनी जो पुरानी विधायिका है उनके ऊपर दाव खेला है। अब बात यहाँ आ जाती है कि इसमें बड़ा रोल ये हो जाता है कि अगर फोन प्लीज पास लेकर आ पाए तो प्लीज, आपका ऑडियो कुछ दिक्कत कर रहा है मेरा। जी सर, फोन प्लीज पास ले आइए अपने। अब फोन तो ठीक है, मैंने एक ही लगा रखा तो सर अगर प्लीज, क्योंकि ऑडियो कुछ ग्लिच कर रहा है। एक ही निकाल दो मैं क्या? जी जी सर प्लीज। हाँ प्लीज नीरज जी का ऑडियो उठाइए आप। नीरज जी, क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं उसका एक अलग मसला भी है कि अब पत्ते तो खुल गए दोनों तरफ से, लेकिन चेहरे के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा, जैसे हमने बद्रीनाथ में देखा, मंगलोर में देखा। नीरज जी नहीं, मैं यही कह रहा कि 2022 के जो चुनाव था उसमें कांग्रेस पार्टी अच्छे खासे मार्जिन से चुनाव हारी थी, तीसरे नंबर पे रही थी। अब देखना ये होगा कि जो शैला रानी रावत जी की जो बिटिया है, जो इस तरह का आपने अभी दिखाया अभी, उसने काफी मतलब अपने आप को उपेक्षित करके उसने जो पोस्ट लिखा है, नहीं ये पोस्ट वायरल हो रहा है, बहुत वायरल हो रहा है। उसमें कितनी सच्चाई है वो अब देखना पड़ेगा। मैंने भी दिन में देखा था। और दूसरा, कुलदीप रावत जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे 2022 में, इन दोनों की भूमिका क्या रहती है इस चुनाव में? यस। और तीसरा ये है कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को कैसे लड़ती है। ये बात जरूर है कि 2022 के बाद केदारनाथ विधानसभा सीट में यात्रा की खामियों को लेकर, वहां के डेवलपमेंट को लेकर, या वहां पर जो आपदा से संबंधित जो पुनर्वास होना था, उन सब चीजों को लेकर विपक्ष ने और वहां के लोगों ने मतलब काफी सरकार का विरोध भी किया और लोगों में वहां के असंतोष भी था। लेकिन जो प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहा, कांग्रेस ने उस चेहरे पर ही दाव खेला।
हाँ बिल्कुल। ये आपको लग रहा है कि ये मतलब कुछ थोड़ा, मुझे ये लगता है कि भाजपा ने जो दाव खेला है, मुझे लगता है भाजपा ने तो सही दाव खेला है। जो भाजपा के पास 3 लोग थे जिनकी चर्चा हो रही थी, एक तो दिवंगत विधायिका की बिटिया और दूसरा कुलदीप रावत की भी नाम चर्चाओं में था, तीसरा आशा नोटियाल। तो जो भाजपा ने दाव खेला है, मुझे लगता है वो तो ठीक खेला है। लेकिन कांग्रेस के पास मुझे लगता है कि हो सकता है कांग्रेस ने जो सर्वे कराया, जो इनपुट लिया, उन लोगों के पास कोई और सॉलिड कैंडिडेट ना हो रहा हो, क्योंकि मनोज रावत एक बार वहां से विधायक रहे हैं और वो भी जिस समय, यानी आप ये कह रहे हैं ऑप्शन कम थे कांग्रेस के पास? ऐसा लगता है मुझे कि ऐसा रहा होगा कि जो प्रचंड ऐसा ही था शांति जी। तिलक जी, मैं 90 के दौर से चुनावों को देख रहा हूँ। हर चुनाव में अलग एक्सप्रेशन होते हैं। 2022 जो नीरज जी बात कर रहे हैं, उसमें 13 से 14 कैंडिडेट थे टोटल मिलाकर, और ये देखना होगा इस समय कितने कैंडिडेट कल तक होते हैं नाम वापसी तक, और अभी तक मनोज रावत बढ़त बनाए हुए हैं सबसे आगे। सर, एक निर्दलीय प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहता है, वो ये बता रहे हैं आपको। हाँ, वो यही कह रहे हैं, आप थोड़ा समझिए, आप तो विद्वान व्यक्ति हैं। एक निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो दूसरे नंबर पर रहता है, आपका कैंडिडेट तीसरे नंबर पर रहता है, वो ये कह रहे हैं। बिल्कुल तिलक जी, आज वो भारतीय जनता पार्टी में है, आज वो निर्दलीय नहीं है, आज वो भारतीय जनता पार्टी में है, उनके सदस्य हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हर चुनाव का इक्वेशन अलग होता है, हर चुनाव का गणित अलग होता है। मैं 90 के दौर से हर चुनाव को बारीकी से देख रहा हूँ, लड़वाता भी हूँ, करता भी हूँ, बूथ पर भी रहता हूँ, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है। नीरज जी वो ये कह रहे हैं उस वक्त समीकरण कुछ और थे, ये कुलदीप रावत का फैक्टर चलेगा नहीं। वो ठीक है, इनके पास भी इन्होंने भी सर्वे किया होगा, इनपुट किया होगा। मैं ये भी बात मानता हूँ कि मुख्य चुनाव और उपचुनाव में अंतर होता है, लेकिन और इस समय सरकार के खिलाफ थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी है। लेकिन सवाल यह है कि उस एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए भाजपा ने भी ठीक दाव खेला है। भाजपा ने इतना परिपाटी को बदला है कि जो अब तक आपने देखा कि चाहे हरबंस कपूर जी के निधन की बात हो, प्रकाश पंत जी के निधन की बात हो, या जीना साहब के निधन की बात हो, या चंदन राम दास के निधन की बात हो, हमेशा परिवार के लोगों को टिकट दिया है। और यहाँ पर बीजेपी ने अपनी परिपाटी को बदल के एक बार फिर जो है पूर्व विधायिका पे कार्ड खेला है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी इस बात का सर्वे किया होगा, इनपुट लिया होगा कि कौन कैंडिडेट जो है वहां पर दावेदार जो है सशक्त या मजबूत साबित हो सकता है। कांग्रेस ने भी इनपुट लिया होगा, लेकिन मैं तो 2022 की गणना कर रहा हूँ। 2022 में तो आप तीसरे नंबर पर निर्दलीय से भी नीचे रहे थे। तो यहाँ पर फिर अगर कुलदीप रावत और ऐश्वर्या रावत अगर चुनाव में आती हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आती हैं, और अगर नुकसान पहुंचाने की करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं, तो फिर चुनाव के थोड़े समीकरण बिगड़ेंगे। तो अब ये देखना है कि बीजेपी कांग्रेस किस तरीके से इन सब चुनाव को मैनेज करती है, किस तरीके से आगे बढ़ती है। नहीं, सुयाल साहब कह रहे हैं मैनेज शब्द मत बोलिए, वो नकारात्मक होता है। मुझे नहीं मालूम वो नकारात्मक होता है। मैनेज करना तो मैनेज करना ही होता है, जो मैनेजर होगा वो मैनेज ही करेगा ना सर। राजनीति में मैनेज शब्द ही ज्यादा उपयोग होता है, सरल भाषा में इसको बातचीत कह सकते हैं। नहीं, उसे अन्यथा ले गए सुयाल साहब, मैं तो किसी और वजह से कह रहा था, उनको कुछ और लगा। लेकिन सुयाल साहब जो बात नीरज जी कह रहे हैं, इत्तेफाक रखते हैं आप उससे? कह रहे हैं कि अगर इन्होंने मामला मैनेज मतलब रणनीति के आधार पर समझा बुझा लिया कुलदीप जी को भी और ऐश्वर्या जी को भी, तब बात बनती है, वरना फिर बात बिगड़ भी सकती है। यही पूछ लेना, मशीनों से छेड़छाड़ तो नहीं करोगे? जनता जनार्दन की अदालत में है, और निश्चित रूप से कुलदीप जी भारतीय जनता पार्टी में है आज, ऐश्वर्या रावत जी भी भारतीय जनता पार्टी में है। और जैसा कि अभी नीरज जी कह रहे थे कि जो अभी भारतीय कांग्रेस के प्रत्याशी है मनोज रावत जी, वो पिछली बार सर्वविदित है कि वो तीसरे नंबर पर थे और कुलदीप जी दूसरे नंबर पर थे। अगर इस सब चीजों को भी देखा जाए और आशा नोटियाल जी का भी परफॉर्मेंस, इससे पहले का उनका राजनीतिक कैरियर भी देखा जाए, तो मुझे लगता है कि आशा नोटियाल जी एक ऐसी शख्सियत है कि जो एक पूरी केदारनाथ विधानसभा में बहुत ही लोकप्रिय है। और ऊपर से सुयाल साहब, इसी उत्तराखंड ने 2 बड़े बड़े उदाहरण देखे हैं जी। इसी उत्तराखंड ने देखा कि खंडूरी या जरूरी का नारा दिया आपने, कोटद्वार में अपनों ने ही जो है खेल खेल दिया, हुआ ना खंडूरी जी के साथ, अपनों ने निपटा दिया मामला। अब जनता का और अभी देखिए खटीमा में क्या हुआ ना सर, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, आप जानते हैं उत्तराखंड थोड़ी कर सकते हैं, उसके लिए हम मना थोड़ी करते हैं। अब जनता का निर्णय जो होता है उसे, बद्रीनाथ में वो उनका पता नहीं भंडारी जी का क्या रहा क्या नहीं, वो भी जनता का ना इधर के रहे ना उधर के। करते हैं। अब उनके साथ भी तो खेल हो गया एक किस्म से, आए बेचारे टिकट भी और वो विधायकी भी गई, मंत्रालय भी गया जो सपना देखा, और ना इधर के रहे ना उधर के। राजनीति में जय और पराजय तो एक हुआ है। अब उन्होंने विधायकी
छोड़ी है, परिस्थितियां ऐसी बनी कि कांग्रेस जनता को बरखलाने में कामयाब रह गई। हम अपनी बात रखने में और अच्छा, तो मतलब जनता बेवकूफ है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। हाँ। आप गलत शब्द प्रयोग मत करिए साहब। नहीं, तो आपने कहा बरगलाने का मतलब तो ये हुआ कि जनता मतलब हम अपनी बात को सही ढंग से जनता के बीच में नहीं रख पाए। हमारी राजनीति नहीं, वहाँ तो बद्रीनाथ की जनता ने कहा ना कि दल बदल मंजूर नहीं है। बद्रीनाथ की जनता को कैंडिडेट दिया। जो व्यक्ति जो पंचायत से लेकर अपने विधायक मंत्री तक बना, जो व्यक्ति आप उस व्यक्ति को कहा कि दल बदल के नाम पे जो आपने कलंक लगाया उत्तराखंड पे, वो मंजूर नहीं है। अरे अगर आप देखेंगे तो ये कांग्रेस की अयोग्यता थी कि उनके एमएलए भाग के आ रहा है। अच्छा, इसे नहीं मान तो फिर शीला रानी रावत भी तो इस हिसाब से शांति प्रसाद जल्दी से फिर नीरज जी किसी प्रकार का कोई लोग नहीं छोड़ के तो इनके लोग आ रहे हैं हमारे पास। आप थोड़ी कह रहे हैं हमारे पास लोग आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में खड़ा पड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी में बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। अभी शांति जी का ऑडियो रहेगा। शांति जी, मनोज जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सशक्त कानून की आवाज उठाई, जो प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए, विजय पाल जी हमारे यहाँ जी हमारे यहाँ इनके पिछली बार जिन्होंने की जगह फिर हमारे यहाँ ये तो हमारी पार्टी की लोकप्रियता है कि सब यही आ रहे हैं। शांति जी का ऑडियो वो लोगों को सामने पड़े गिरने वाला है, छत के नीचे कोई रहना नहीं चाहता है। सिर्फ शांति जी का ऑडियो रहेगा। विनोद जी, एक पत्रकार सुरक्षित ना हो, व्यापारी सुरक्षित ना हो, महंगाई चरम पर हो, आप बताइए लोगों ने वोट देखे कैसे? नीरज जी, ये उपचुनाव जो है वो सत्ता का माना जाता है। कोई मतलब नहीं है। एक मिनट सर, बद्रीनाथ के समीकरण अलग थे। शांति जी, एक मिनट सर, बद्रीनाथ के शांति जी, मैं कह रहा हूं कि बद्रीनाथ के समीकरण अलग थे, मंगलोर के अलग थे। अब केदारनाथ के समीकरण अलग है। अलग है, हमारे पक्ष में है सारे समीकरण। नीरज जी, जो बात एक मिनट नीरज जी, ये माहौल बनाएगी कांग्रेस, लग रहा है आपको? हमारी सीधी लड़ाई अलग थी, ये हम समझ चुके हैं, में बिल्कुल अलग थी और केदारनाथ में बिल्कुल भिन्न थी। तो एक चीज मैं कहना चाहता हूँ तिलक जी कि आजकल एक राजनीतिक नया शब्द आ गया ना, खेला हो गया। तो बस एक शंका इस बात की कि कांग्रेस ही एकजुट होकर एक अम्ब्रेला के नीचे चुनाव लड़ेंगे, और खेला दोनों तरफ हो सकता है। भाजपा में कम आसार है और कांग्रेस में ज्यादा है। कि आपने बद्रीनाथ चुनाव देखा तो बद्रीनाथ में जो है बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, बीजेपी के वर्कर हैं, उन्होंने राजेंद्र भंडारी के लिए काम नहीं किया, लेकिन यहाँ आशा नौटियाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन केदारनाथ चुनाव जो है सरकार की दृष्टि से, बीजेपी की दृष्टि से, विशेष तौर पर उत्तराखंड सरकार की दृष्टि से, मुख्यमंत्री जी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चुनाव छोटा है लेकिन इसका मैसेज बहुत दूर तक, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मैसेज है। साहब 10 सेकंड में आपका कमेंट लूंगा। ये तो बात सही है ना, जो बात विजय बोगड़ा जी ने कही थी, अयोध्या हार गए, बद्रीनाथ हार गए, केदारनाथ मत हारना। इसका मैसेज बहुत दूर तक जाएगा। आप कह रहे हो कोई डर नहीं है, सबका ऑडियो नीचे रहेगा, सिर्फ सुयास साहब का। आप कह रहे हो कोई डर नहीं है हमें, मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक की फौज वहां पर, आप कह रहे हो कोई डर नहीं है आपको हार का। हम भगवान केदारनाथ की धरती में इस समय उपचुनाव में हैं, और मैं वहां की जनता के आपके टीवी चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि वहां के विकास के लिए आशा नौटियाल जी को सफल बनाए। और निश्चित रूप से साहब पूरी की पूरी आपने सरकार वहां पे लगा दी, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक की ड्यूटी लगा दी आपने। सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता लगते हैं तिलक जी, इसको बहुत तो इतना डर क्यों है आपको केदारनाथ से? मतलब केदारनाथ आएंगे जाएंगे, उपचुनावी तो है, तो जाएंगे, उपचुनावी तो है, आपको इतना डर क्यों है? नहीं, हमें कोई डर नहीं है, हमें जनता पर पूरा भरोसा है, हम अपने कामकाज पर भरोसा है। हमारे पास सर यहाँ देहरादून में रहकर भी तो काम हो सकता है। सिंह धामी जी जैसा नेता है, हमारे पास महेंद्र भट्ट जी जैसे कुशल रणनीतिकार है, और निश्चित रूप से हम केदारनाथ भारी मतों से जीतेंगे। जैसे और वहाँ बोगड़ा जी ने कहा था आशा नौटियाल को विजय बनाएगी। नहीं ठीक है, वो नारे लगाइएगा आगे, जैसे बोगड़ा जी ने कहा था अगर किंतु परंतु केदारनाथ हार गए। नहीं, देखिए अभी आपने हरियाणा में भी देख लिया होगा, तो अब मैं ज्यादा उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूँ। और हरियाणा में जिस तरह से जनता ने नरेंद्र मोदी जी के कामकाज को सराहा है, उस पर मुहर लगाई है, ठीक है, ओके। और इस चुनाव में ओके, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। थैंक यू सो मच कोहली जी, आपका भी, शांति जी आपका भी, और सुयाल साहब आपका भी। तो अब केदारनाथ किसके साथ, देखना यह दिलचस्प होगा। दोनों तरफ से रणनीति का ताना बाना बुन लिया गया है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।